बैंक की नौकरी ना तो ये 6 से 8 महीने में मिल सकती है अगर तू अच्छे से मेहनत करे तो। मैंने कहा 2-3 साल तो नहीं है, 6-8 महीने में नौकरी चाहिए, जल्दी बोलो कौन सी। मैंने कहा बैंक की नौकरी ही करेंगे और इसी को पढ़ूंगा। किताबें खोलते थे मुझे लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे पता नहीं है मैं आगे करूंगा क्या। मेरे घर वालों की मुझ पे इतनी उम्मीदें हैं, मेरे मन में ये मान चुका था कि मैं उस उम्मीदों में पानी फेर चुका हूँ। मेरे घर वालों ने शायद मुझसे बात करना बंद कर दिया था बिकॉज 2-3 हफ्ते तक किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी। तो ऐसा कर, किसी किराने की दुकान पे जा और वो तो पीछे छोटू होते हैं ना, उसकी नौकरी ले ले, बस तू उसी लायक है, उसके आगे तो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी। उस पॉइंट पे, उस जगह पे कोई मेरे अंदर देख पाता तो वो समझ पाता कि मैं कितना रो रहा था। अब जो हो चुका है हो गया, इसके आगे या तो ऊपर या आगे वही कर। आपको पता है एक लोअर मिडिल क्लास होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कि हमारे सपने बहुत होते हैं पर हमारे पास पैसा नहीं होता। वो होता है ना, हमें करना बहुत कुछ होता है पर हमारे पास जरिया नहीं होता। पर पता है इसी लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? कि उन्हें पता है कि उनके पास इतना सा पैसा है पर सपने इतने सारे हैं, तो इतने पैसे में उतने बड़े सपने को कैसे अचीव करना है ये मुझे आता था और ये मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग 1500 से 2000 की छोटी सी रकम में एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं, जो आपको एक बहुत अच्छी इनकम सोर्स देगा, जो आपको लाइफ में एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड देगा, और जहां आप ही नहीं आपके परिवार भी इस लोअर मिडिल क्लास के दलदल से बहुत दूर निकल जाएगा और बहुत आलीशान जिंदगी जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर ग्वालियर का रहने वाला हूं और अभी तत्कालीन एक सरकारी बैंक में एज अ स्केल 2 अफसर काम कर रहा हूं। गाइस, आज मैं ना आप लोगों को अपनी लाइफ की जर्नी बताने आया हूं, अपनी जिंदगी की कहानी बताने आया हूं। कैसे एक लाइफ का बहुत बड़ा फेलियर एक एस्पिरेंट बना और कैसे वो एस्पिरेंट ने अपने सारे सपने हासिल करे। अगर मैं आप लोगों को अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरे परिवार में कुल 4 लोग हैं। मैं, मेरा छोटा भाई, मम्मी और पापा। बचपन में हमारा एक छोटा सा बिजनेस हुआ करता था, तेल मिल का। बहुत अच्छा चल रहा था स्टार्टिंग में, बट वहां से इवेंचुअली ये हुआ कि बिजनेस पार्टनर्स के, जो पापा के बिजनेस पार्टनर्स थे, उन्होंने कुछ फ्रॉड करे। हुआ, बात इस कदर तक खराब हो गई कि हमें वो बिजनेस बंद करना पड़ा। और उसके बाद वो उस बिजनेस के ऊपर, उस धंधे के ऊपर जितने भी कर्जे थे, जितने भी लोन थे, वो पापा के सिर पे आ गए। फिर धीरे धीरे करते वो कर्जे उतारते उतारते, वो कर्जे चुकाते चुकाते हम एक लेवल उस दिन तक पहुंच गए कि हमें अपना घर बेचना पड़ा। और उस दिन रातों रात हम लोग बेघर हो गए और रातों रात हम लोग सड़क पे आ गए। इसके बाद लाइफ बहुत अस्त व्यस्त हो गई। मैं बहुत कंफ्यूज रहने लग गया और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगा। बिकॉज मुझे और मेरे छोटे भाई को इतना तो पता था कि अगर हमें अब इस दलदल से बाहर निकलना है, अगर इस लोअर मिडिल क्लास के, वो होता ना एक टाइटल से बाहर निकलना है, तो हमें खुद की मेहनत पे ही निकलना पड़ेगा और खुद के परिश्रम पे ही निकलना पड़ेगा। तो मुझे पता था कि मैं कुछ भी कर लूं, बस मुझे पढ़ाई के ऊपर पूरा जोर देना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो बस मैं और मेरा छोटा भाई पूरे टाइम बस उसी में लगे रहते थे। पर मुझे ना हमेशा से कुछ ना कुछ तोड़ना, कुछ जोड़ना, कुछ बनाने का बहुत शौक था। तो जब तक 10वीं में आया तो घर वालों को लगा कि चलो इसको इंजीनियरिंग कराते। 10वीं के बाद पता चला कि यार कोटा में ना IIT एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग होती है, वहां जाके कोचिंग करवा दो तो लड़के का फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो मेरे घर वालों ने वहां पे पता करा कि भाई IIT की कोचिंग में कैसे जा सकते हैं। यार वहां पे पता करा तो कोचिंग का जो फीस था वो कुछ 40-50 हजार रुपए था उस टाइम पे, 2009-10 की बात है। अब हम मानिए कि एक लोअर मिडिल क्लास जिनके पास रेंट देने के पैसे नहीं है, किराया देने के पैसे नहीं है, शायद खाने के लिए भी हैंड टू माउथ जिंदगी चल रही थी, 40-50 हजार वो लोग कहाँ से लाते। बट मैं आपको बताऊं कि जो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, इनके अंदर ना एक सुपर पावर होती है कि जब इनको ये लगने लग जाता है ना कि इनके बेटे के भविष्य की बात है, उसके फ्यूचर की बात है, उसके करियर की बात है, ये लोग पता नहीं कहां से क्या करते हैं, ये उस कंडीशन पे पहुंच जाते हैं कि शायद कि चाहे खुद को ही गिरवी क्यों ना रखना पड़े, ये अपने बच्चे के सपने जरूर पूरे करेंगे और उसके भविष्य को सिक्योर करने की हर वो कोशिश करेंगे जो ये लोग कर सकते हैं। तो बस वही मेरे मम्मी पापा ने करा। कहीं से भी पैसे जुगाड़े, इधर उधर से उधार मांगा, फीस जमा कर दी और मुझे कोटा भेज दिया। मैं कोटा गया, एक छोटे शहर का बच्चा पहले दिन कोटा पहुंचता है। वहां जाके मैंने देखा कि हजारों लाखों बच्चों की भीड़ लगी हुई है और हर बच्चे को ना, एक वो होता है ना, हर बच्चा दूसरे बच्चे को एक दुश्मन की नजर से दिख रहा है कि यार मुझे इसको पीछे करना है। मैं वहां जाके बहुत सहम गया, बहुत डर गया। एक टाइम पे मुझे ये लगने लग गया कि यार मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। उसी के साथ जो मेरे घर वालों ने मुझ पे इतना विश्वास जताया था, जो पता नहीं हजारों लाखों कहां से पैसे वो लेके आए थे उधार पे, मैं इतना प्रेशराइज हो गया उस कंडीशन में कि जिस एक चीज के लिए उन्होंने मुझे वहां भेजा था, एक चीज बस पढ़ने के लिए, मैं वही नहीं कर पाता था। बिकॉज मुझे पढ़ने से इतना डर लगने लग गया था। मैं किताबें खोलते थे, मुझे लगता था कि मैं क्या कर रहा हूं लाइफ में, मैं यहां आ गया हूं, मुझे पता नहीं है मैं आगे करूंगा क्या। मेरे घर वालों की मुझ पर इतनी उम्मीदें हैं और मैं पूरा पानी फेर, मतलब मेरे मन में ये मान चुका था कि मैं उस उम्मीदों में पानी फेर चुका हूं।
बस वही हुआ, अगले साल मैं वापस आ गया, ऐसे करके मेरा पूरा साल निकला। अगले साल वापस आया, मैंने IIT का एग्जाम दिया। अब होना क्या था, फेल हो गया। फिर जैसे ही मैं फेलियर का रिजल्ट मेरे सामने आया, मेरे घर वालों ने शायद मुझसे बात करना बंद कर दिया था, बिकॉज 2-3 हफ्ते तक किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी। मैं अकेला कमरे में पड़ा रहता था, खाने के टाइम खाना आ जाता था, पानी के टाइम पानी आ जाता था, पर मेरे घर वाले मेरी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं थे। उसके बाद मैंने एक और एग्जाम दिया AIEEE का, वो भी मेरा वैसा ही होना था जैसा ये हुआ था, वही हुआ। मेरा एवरेज मेरे बिल्कुल एवरेज मार्क्स, बिल्कुल एवरेज रैंक, और उसके बाद मिला मुझे बिल्कुल एवरेज कॉलेज। मैं कॉलेज में गया, बहुत गिल्ट लेके मन में गया था, वो सोच के कि मैंने घर वालों के शायद सपने तोड़ दिए, उनके हजारों रुपए जो उधार लेके आए थे शायद वो सब मैंने खराब कर दिए। पर न जाने क्या उस जगह में कोई जादू था, मैं वहां जाते ही ना ये सारी चीजें भूल गया। मुझे नए लोग मिले, वो खुलापन मिला, हरियाली मिली, मैं सब भूल गया और फिर से दोस्तों के पीछे लग गया और वहीं पहुंच गया जहां से मैं चालू हुआ था। दोस्तों के पीछे लगा रहा, दिन रात खेलना, इधर उधर घूमना, इन चीजों में 3 साल मैंने कब निकाल दिया, वो 3 बहुमूल्य, 3 इंपॉर्टेंट ईयर्स मैंने कब वेस्ट कर दिए मुझे पता नहीं चला। उन 3 सालों के बाद 3rd ईयर की बात है, 3rd ईयर में काफी सारे बच्चे गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसकी तैयारी भी करके देख लेते हैं, क्योंकि पता चला था यार गेट एग्जामिनेशन को अगर क्वालिफाई कर लोगे ना तो एक कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज पास करते ही ना एक सरकारी नौकरी मिल सकती है उसको। मैंने कहा ठीक है ये करेंगे यार, ये अगर मैंने हासिल कर लिया ना तो मेरे घर वालों को लगेगा चलो उनका बेटा उतना भी नाकारा नहीं है। मैं गेट की कोचिंग करने चला गया। जब गेट की कोचिंग में गया, बाहर रिसेप्शन में सर से पूछा कि सर कितना फीस लगेगा, तो उन्होंने बताया 40,000 रुपये लगेगा। तो मैंने सर को बोला कि सर 40,000 रुपये मैंने अपनी लाइफ में, जिंदगी में आज तक एक साथ देखे भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा बेटा देखो लगते तो इतने ही, पर शायद मेरी कंडीशन, मेरी हालत, मेरे कपड़ों की या मेरी खुद की भी जो व्यथा थी वो इतनी खराब थी कि शायद उनको भी मेरे ऊपर तरस आ गया होगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चल तू बता तू कितना दे सकता है। मैंने कहा सर मुश्किल से 15,000, वो भी मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से लाऊंगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, 15,000 रुपये लाओ और कोचिंग ज्वाइन कर लो। मैं वापस गया, मैंने घर वालों को फ़ोन लगाया कि मम्मी पापा मुझे 15,000 रुपये चाहिए, मुझे गेट की कोचिंग लगानी है, उसके बाद सरकारी नौकरी मेरी हो जाएगी। मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया भाई तू कोटा में पैसे बर्बाद कर चुका है और हमें पता है कि तू शायद अब लाइफ में कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे पैसे बर्बाद मत कर, हम नहीं देंगे। बट वही बात जो मैंने आपको पहले बोला कि घर वालों में वो सुपर पावर होती है कि पैसे हो ना हो, जैसे ही बेटे के भविष्य की बात आएगी वो खुद को भी गिरवी रखेंगे पर पैसा जरूर लाएंगे। वही हुआ, कुछ दिनों के बाद 15,000 रुपये मेरे खाते में आ गए। मैंने वो 15,000 रुपये निकाले, कोचिंग में दिए, अगले दिन से कोचिंग ज्वाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस लड़के ने इतना सब कुछ करा, घर वालों की बार बार बेइज्जती करवाई, पैसा डुबा दिया, अब वो इस काम में तो बहुत मन से काम करेगा। मैंने फिर वही करा जो मैं आज तक करता आ रहा था। इस कोचिंग में जहां मैंने 15,000 रुपए की इतनी भारी रकम दी थी जो शायद मैंने भी कभी नहीं देखी थी, उस कोचिंग में मैं बस 2 हफ्ते गया, 14 डेज दैट्स इट। 15वें दिन मुझे ये रियलाइज हो गया कि भाई गेट की कोचिंग मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात है ही नहीं। मैं 15वें दिन वापस आया, मैंने घर पे फोन लगा दिया, मम्मी पापा मैं ये कोचिंग नहीं करने वाला। अब वो 15,000 रुपये मैंने सर से पूछा, वो सर देने से मना कर रहे हैं। बस अब क्या था, फिर मेरे घर वालों ने उससे बात करना छोड़ दिया। मैं फ़ोन लगाता था, मेरे फ़ोन नहीं उठाते थे, मैसेज करता था, टेक्स्ट मैसेज होते थे उस टाइम, SMS, मैं वो करता था, मुझे उसके भी रिप्लाई नहीं मिलते थे। अब क्या था, अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है यहाँ तक तो मैं सब कुछ खराब कर चुका हूँ, बट 3rd ईयर ही तो है, अभी तो 4th ईयर बचा है ना भाई। कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 4th ईयर। 4th ईयर अगर मैं अच्छा कर लूंगा तो मैं किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट जरूर ले लूंगा। मैंने कहा ये फोड़ता हूँ, ये करूंगा और इसके बाद घर वालों को जरूर समझ आ जाएगा कि मैं उतना नाकारा नहीं हूं जितना वो सोच के रखे थे। मैं लग गया इसकी प्लेसमेंट की तैयारी में। 4th ईयर आया, 1 साल निकला, मैंने प्लेसमेंट की पहले इंटरव्यू में बैठा। इंटरव्यू में बैठते ही, पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट, बैठते ही रिजेक्ट, दूसरे इंटरव्यू में फिर रिजेक्ट, फिर मुझे तीसरी कंपनी ने रिजेक्ट करा, चौथी कंपनी ने रिजेक्ट करा। ऐसे करके मैं टोटल 7 कंपनियों के इंटरव्यू में बैठा और सब ने मुझे रिजेक्ट करा। बात यहां तक आ गई कि 8वीं कंपनी जो मेरे कॉलेज में आने वाली थी वो थी IT की, एक होते हैं मास रिक्रूटर्स, जो बड़े बड़े IT कंपनीज होते हैं, जो वो ट्रक भर के बच्चे लेके जाते हैं। एक कॉलेज में 500,000 बच्चे एक साथ लेके जाते हैं। मैंने तो घर पे पहले ही बोल दिया था कि आप चिंता मत करो, ये कुछ नहीं होगा तो ये नौकरी तो मैं ले ही लूंगा। मैं उस इंटरव्यू में गया। अब मानेंगे नहीं, उस इंटरव्यू में वो होता है ना, आपको आईना दिखा दिया, या हिंदी में अगर एक वर्ड होता है कि आपको आपकी औकात दिखा दी। उस इंटरव्यू ने मेरे साथ वो करा था। उसने पता मुझे मेरे मुंह पे बोला था कि बेटा तू इंटरव्यू में आ तो गया बट तू इस लायक नहीं है, तू ऐसा कर किसी किराने की दुकान पे जा और वो जो पीछे छोटू होते हैं ना उसकी नौकरी ले ले, बस तू उसी लायक है, उसके आगे तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। मैंने लाइफ के इस पॉइंट तक बहुत सारे फेलियर्स देख चुका था,
15-16 साल का लड़का था मैं, पर मैं लाइफ में इतने फेलियर्स देख चुका था। बिकॉज मैं खुद के फेलियर नहीं, मैं खुद को हमेशा बदनाम नहीं कर रहा था, मैं अपने साथ अपने घर वालों को बदनाम कर रहा था, मैं उनका भी नाम खराब कर रहा था। मैंने अपने सपने नहीं तोड़े, मैंने उनके भी बहुत बार सपने तोड़े। बस यही चलता रहा। मैं वापस घर चला गया। आप मानेंगे, मेरे जितने भी दोस्त थे जिनके साथ मैं घूमता था, मस्ती करता था, मजाक करता था, खेलता रहता था, उसमें से हर दोस्त का प्लेसमेंट हो चुका था। मैं उस टाइम पे खुद को इतना छोटा महसूस करता था ना, इतना मुझे शर्म आती थी कि मैंने उन दोस्तों से बात करना छोड़ दिया जिन लोगों के साथ मैंने दिन रात 4 साल गुजारे थे। वो लोग मुझे कॉल करते थे, मैं उठाता नहीं था, मैसेज करते थे, मैं करता नहीं था, वो लोग मिलने की बात करते थे, मैं बात ही नहीं करता था। बिकॉज मुझे लगता था यार इन लोगों के पास तो नई नई स्टोरीज हैं, यार इनके पास नई नौकरी है, नई सैलरी है, नए लोग हैं, मेरे पास क्या है भाई? मेरे पास मैं खुद हूँ और मेरी जिंदगी जो कि शायद आगे बढ़ने की जगह रिवर्स डायरेक्शन में पीछे जा रही थी। मैं बहुत टूट गया था अंदर से। मैं वापस घर आया और शायद लाइफ में छोटी सी एक अच्छी चीज हुई मेरे साथ कि कहीं से जुगाड़ से ना एक अच्छी एमएनसी में मुझे इंटर्नशिप मिल गई। अच्छा, पैसों वाली इंटर्नशिप नहीं थी, फ्री इंटर्नशिप थी, जिसमें आप जाओ 5-6 महीने नौकरी करो, अगर कंपनी को अच्छा लगेगा तो आपको रख लेंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय कर देंगे। अच्छा, ये मुझे पता था कि यहाँ पे ना मुझे दिन रात लग के मेहनत करनी है, तो मैं वही कर रहा था। मैं उस कंपनी में गया और मैंने जितना मुझसे हो सकता था उतना देने की कोशिश करी, शायद उससे कहीं ज्यादा जो हो सकता था, जितनी मेहनत कर सकता था मैंने करी उस कंपनी में। पर मैंने आपको जैसे बोला कि मेरी लाइफ में कभी कुछ सही हुआ ही नहीं है, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं। 4th या 5th मंथ था, चौथा 5वां मंथ था, जब उस कंपनी का एचआर मेरे पास आए, मुझे मेरी सीट पे बोलने के लिए कि चिराग, हाँ, यू आर डूइंग वेल इन योर वर्क, अच्छा कर रहे हो बहुत, बट पता है एक ना प्रॉब्लम आ गई है। मैंने कहा हाँ बताइए ना सर। उन्होंने बोला कि ना इस बार कंपनी में ना बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए हैं, बहुत क्राइसिस हो गए हैं, तो कंपनी ना इस साल नया हायरिंग नहीं करेगी, तो आई एम सॉरी। और ये बोल के वो चले गए। आप मानेंगे कि मैं इसी तरीके से एक जगह पे खड़ा था और मैं कितनी देर 3-4-5 मिनट बुत बन के, एक स्टैचू बन के उसी जगह खड़ा रहा, बिकॉज आई वॉज शॉक्ड। मुझे लगा यार पहली बार लाइफ में मैं सीरियस हुआ था, पहली बार लाइफ में मैं कुछ करने के लिए मोटिवेटेड था, और वहां पे मुझे इतना बढ़िया, इतना गंदा रिजेक्शन मिला। अगर शायद उस पॉइंट पे, उस जगह पे कोई मेरे अंदर देख पाता तो वो समझ पाता कि मैं कितना रो रहा था। शायद मुझसे ज्यादा चिल्ला कोई नहीं रहा होगा वहां पे, मैं इतना चिल्ला रहा था अंदर से। मैं वापस घर आ गया, मैं वापस कोने में बैठा रहा। एक रात मुझे याद है, ऐसे ही मैं मम्मी के साथ बैठा था, बैठे बैठे एकदम से मम्मी के आंसू निकलने लग गए। मैंने पूछा तो मम्मी ने कहा, बेटा मुझे नहीं पता कि तू लाइफ में अब कुछ कर पाएगा कि नहीं, बिकॉज अब वो उम्मीदें ही नहीं रही, पर बेटा एक गुजारिश है या एक रिक्वेस्ट है तुझसे कि अगर हो सके ना तो अपने छोटे भाई से पहले नौकरी ले लियो। आप मानेंगे किसी एक बेटे की, बड़े बेटे की घर की माँ उसको ये बोल रही है, तो उसके ऊपर क्या बीत रही हुई उस कंडीशन में। मैं उस कंडीशन में था, मानेंगे नहीं कि मेरी आंख से ना आंसू नहीं निकल रहे थे। मेरे मन में बस यही चल रहा था लगातार कि यार यही तो मैं डिजर्व करता हूं। मतलब मैंने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करा था, मैंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं करा था, मैंने घर वालों को परेशान करा था, उनको परेशानियां दी थी, उनका पैसा डुबाया था, लाइफ में फेल हुआ था, अपने सपने, उनके सपने, सब कुछ मैं तोड़ चुका था, तो इससे ज्यादा मैं और क्या डिजर्व करता था। पर मैं पूरी रात सोया नहीं, मैं दिमाग में मेरे बस एक ही चीज चल रही थी कि यार लाइफ में मैं और कितना गिरूंगा। मतलब उस रात को ना मम्मी के आंसुओं से एक बात तो तय कर ली थी मैंने कि ठीक है मैं लाइफ में गिरा हूं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक फेलियर हूं, बट एक बात जो मैंने डिसाइड करी थी कि भाई आज इस रात के बाद ये मेरा रॉक बॉटम है और इसके नीचे अब चिराग चोपड़ा इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा। अब यहां तो आगे जाएगा या ऊपर जाएगा पर नीचे नहीं जाएगा। बस वो रात थी। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने ये डिसाइड करा कि अब लाइफ को राइट ट्रैक पे लाने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं खुद ही लेके आऊंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा, अखबार पढ़ने चालू कर दिए, लोगों से बातें करी, दोस्तों से पूछा कि मैं लाइफ में क्या कर सकता हूं, मुझे लाइफ ट्रैक पे लेके आनी है, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अब मेरे किसी दोस्त ने बोला कि यार तू कैट का एग्जामिनेशन दे सकता है कि शायद तू वहां सक्सेसफुल हो जाए, और अगर वहां सक्सेसफुल हो गया ना तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और उसके बाद ना लाखों का पैकेज लग सकता है। तो जैसे ही उसने बोला है लाखों का पैकेज, तो मैंने कहा यही तो चीज है, यही तो चाहिए, बिकॉज मैं हजारों वाली बात तो बहुत कर चुका था, अब बड़ा काम करना था ना, तो बड़ा काम लाखों का पैकेज लेके ही होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने अगले दिन से कैट एग्जाम की तैयारी चालू करी। मैं फेल हो चुका था पर मुझे पता था कि ये एग्जाम मैं निकालूंगा, बस वही था। फिर अगले दिन से मैंने मम्मी के आंसू, इतने सारे फेलियर्स, पर इस बार ना एक चीज एक्स्ट्रा थी मेरी लाइफ में, वो थी मेरे अंदर की आग और एक मकसद। इस बार फोड़ना है तो मतलब फोड़ना है, तो बस मैं इस चीज में लग गया।
आप मानेंगे नहीं कि कैट एग्जामिनेशन की तैयारी मैंने जुलाई अगस्त के आसपास चालू करी थी और एग्जाम होता है नवंबर में। मेरे पास 4 या 5 या 6 महीने का समय था, पर मैं कोचिंग नहीं ले सकता था बिकॉज मैं 15,000 ऑलरेडी डुबा चुका था और उससे पहले कोटा। कोचिंग नहीं ले सकता था, मुझे पता है मुझे अपने दम पे करना है, तो मैंने कहा ठीक है करके दिखाते हैं। मैं दिन में 12, 13, 14 घंटे पढ़ता था हर दिन, ना भी कोई ना एक डे ऑफ ना कुछ। एक कमरे में बैठ के एक सीट पर बैठ के मैं 12, 13 घंटे निकालता था। बस ऐसे ही मैंने लगातार 5 महीने तैयारी करी। नवंबर में एग्जाम दिया, इसका रिजल्ट आना था जनवरी में। अब देखो क्या है कि कैट एग्जाम का रिजल्ट अराउंड 15 जनवरी के आसपास आता है। बट लाइफ का एक ब्यूटीफुल सर्कल मैं आपको बताता हूं। यहां पे क्या हुआ, कैट का रिजल्ट ना प्रीपोन हो गया, पहले आ गया, और कैट का रिजल्ट आया 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को होता है मेरी मम्मी का बर्थडे। इस दिन देखो खूबसूरती देखो इस बात की, कैट का रिजल्ट आया मेरे फोन में, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अचीव्ड 97.52 परसेंटाइल, और आपको सबसे पहला ऑफर लेटर आया IIM अहमदाबाद से, जो कि इंडिया का टॉप कॉलेज है। आप मानेंगे मेरी मम्मी का एक्सप्रेशन क्या था? मेरी मम्मी के फेस पे ये बड़ी स्माइल थी और आंखों में ये आंसू। मेरी मम्मी का गला उस लेवल तक भर चुका था कि वो बोलने के लायक नहीं थे। पर मुझे एक लाइन उनकी आज भी याद है। उन्होंने मुझे बोला था, बेटा नाम रोशन कर दिया, बेटा नाम रोशन कर दिया, और ये मेरी जिंदगी का इससे अच्छा गिफ्ट तू नहीं दे सकता था। मेरी अभी तक की लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट यही है। हम सब बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे मूवमेंट को। मेरे पास सारे अच्छे कॉलेजेस के ऑफर लेटर्स थे और फाइनली मुझे IIM नागपुर मिला। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में कुछ भी कभी सही नहीं होने वाला था, तो अगेन वही चीज़ हुई मेरे साथ। मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, जो शायद मैं आज ऑन कैमरा ना बोल पाऊँ, या मैंने आज तक शायद किसी को भी नहीं बताया, वो चीज़ मेरे अंदर ही है। उस एक पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाया और मुझे वहाँ से भी ड्रॉप आउट करना पड़ा। वो होता है ना, एक फेलियर का टैग आपके पास एक बार आ गया है, तो मेरा वो आ तो गया था पर जाने का नाम नहीं ले रहा था। मैं फिर से घर चला गया, एक फिर बिल्कुल नाकारा लड़के की तरह। पता है, पर इस बार ना कुछ अलग था मेरी जिंदगी में। मैंने आपको बोला ना, इस बार मेरे अंदर वो आग थी और एक मकसद था कि अब जो हो चुका है हो गया, इसके आगे या तो ऊपर या आगे वही करना था। मैं वापस घर गया और मैंने इस बार डिसाइड करा कि अब मैं एक नौकरी करूंगा, और एक ऐसी नौकरी करूंगा जिसमें मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, एक अच्छी सैलरी मिलेगी और मेरे घर वालों को एक अच्छा स्टैंडर्ड मिलेगा। अब देखो, दो ऑप्शन होते हैं किसी बंदे के पास, या तो प्राइवेट जॉब कर ले या फिर सरकारी नौकरी कर ले। देखो, प्राइवेट जॉब में क्या था, मेरा पुराना एक्सपीरियंस बहुत खराब था बिकॉज मैं एक वो इंटर्नशिप कर चुका था, तो मुझे पता था यार वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। तो मैंने कहा यार अब सरकारी नौकरी चाहिए। कुछ दोस्तों से बात करी तो उन्होंने बताया यार एक SSC का एग्जाम होता है, एक रेलवेज होता है, एक UPSC होता है, एक बैंक का एग्जाम होता है। यार SSC, रेलवे, UPSC में ना नौकरी मिलते मिलते 2-3 साल लग जाएंगे, पर बैंक की नौकरी ना तो ये 6 से 8 महीने में मिल सकती है अगर तू अच्छे से मेहनत करे तो। मैंने कहा 2-3 साल तो नहीं है, 6-8 महीने में नौकरी चाहिए, जल्दी बोलो कौन सी। मैंने कहा बैंक की नौकरी ही करेंगे और इसी को फोड़ूंगा। बस वहीं लग गया। अब मैंने वही जो आग लेके मैं कैट एग्जामिनेशन में चला था, इस बार मैंने उसके भी दुगनी मेहनत करनी चालू करी, और जहां वहां मैं 12 घंटे दे रहा था, यहां मैंने 15-16 घंटे देने चालू कर दिए। अब ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आपको भी 15-16 घंटे ही देने हैं, बट वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक लाइफ में लेवल आ जाता है ना इंसान का, वो एक रॉक बॉटम, उसको पता होता है यार अब मुझे करना ही पड़ेगा। मैं लाइफ के उस मुकाम पे पहुंच चुका था कि मैं ना पढ़ते टाइम मैंने अपने कमरे से घड़ी निकाल दी थी कि ये घड़ी ना मुझे परेशान करेगी, मुझे बताएगी मुझे पढ़ते हुए 4 घंटे हो गए। मैंने कहा देखना नहीं है, अब पढ़ते हैं तब तक पढ़ते हैं जब तक या तो नींद ना आ जाए या तो भूख ना लग जाए। मैं तब तक पढ़ता रहता था। इसके लिए पता है, मैं बाजार गया और मैंने बोला भाई सबसे सस्ती किताबें मुझे दो। उन्होंने मुझे शायद सेकंड हैंड या थर्ड हैंड किताबें दी होंगी, वो होती है ना पुरानी बुक्स फटी हुई थोड़ी सी साइडों से, जिनमें पहले से मार्किंग होती है। मैंने कहा ठीक है मुझे चलेगा, मुझे कम से कम पैसे में, क्योंकि मैं घर वालों का बहुत पैसा खराब कर चुका था, कम से कम पैसों में नौकरी करनी है और नौकरी लेनी है, किताबें ले लो। मैं 3-4 शायद, एक इंग्लिश की, एक क्वांट की, एक रीजनिंग की बुक लेके आया। मैंने कहा ठीक है मेरा काम हो जाएगा। और 10,000 भी क्या, 500 की 3 किताबें थी, मैंने तो 1500 में एग्जाम निकाल दिया। बस इसके बाद देखो किस्मत का कितना अच्छा कनेक्शन बैठा कि मैंने इसके बाद एक भी एग्जाम फेल नहीं करा, हर एग्जाम को अपने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करा। फाइनली IBPS PO का रिजल्ट आया। मैंने ऑल इंडिया रैंक 79 स्कोर करा था। मुझे आज भी याद है वो दिन, जिस दिन पहला रिजल्ट आया था, डेट थी 1 अप्रैल 2018। मैंने वो रोल नंबर वगैरह टाइप करा, एंटर मारा, स्क्रीन पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड। आप मानेंगे वो दिन कैसा था? उस दिन मैंने पहली बार शायद अपने पापा की आंखों में आंसू देखे थे, पर शायद इस बार खुशी के। मेरे पापा उस दिन बहुत रोए, और पता है उनकी मुंह से पहला वर्ड क्या निकला, पहली लाइन क्या निकली कि बेटा अब हम सरकारी अफसर बन गए हैं। देखिए नोट करिएगा, यहाँ पे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक्चुअली कोई तू या मैं होता ही नहीं, वहां पे हम ही था और पूरा परिवार ही सरकारी अफसर बन गया था।
हम इतने खुश थे और इस तरीके से उछल रहे थे, नाच रहे थे कि मानो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया हो या पता नहीं लाइफ में क्या हासिल कर लिया हो। हम इतने खुश थे उस दिन। मेरे पापा ने, मुझे आज भी याद है कि शायद ही पूरे परिवार का कोई रिश्तेदार ऐसा छोड़ा होगा जिसको फोन लगा के ये ना बोला हो कि अब कि भाई हमारे परिवार में एक पहला सरकारी अफसर बन गया है, अब हम सरकारी अफसर बन गए। गाइस देखिए, मैं ना लाइफ में बहुत बार फेल हो चुका था। यहां तक शायद मेरी लाइफ का पहला एक सक्सेस पॉइंट था और शायद मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा सक्सेस पॉइंट था। गाइस देखिए, जो मेरी लाइफ है ना, इससे इतने सारे फेलियर्स के साथ साथ हमें कुछ सीख भी मिलती है। मैं आज आप लोग को वो 5 सीख देता हूं जिनको आज भी मैं अपने अंदर लेके चलता हूं। मेरे फेलियर्स की ही सीख है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, लाइफ में कभी फेल होने से ना डरें। देखिए, अगर आप आज एक एस्पिरेंट हैं तो लाइफ में ना कभी नए एक्सपेरिमेंट करने से या नए एक्सपीरियंसेस लेने से कभी ना डरें। और अगर आप एक ऐसे माँ बाप हैं जो आज ये टॉक देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि अपने बेटे को या बेटी को ना कभी लाइफ में रिस्क लेने से ना रोके या फेल होने से कभी ना रोके। उनको फेल होने दें, बिकॉज कहीं ना कहीं वो फेलियर ही है जो उनको लाइफ में उस जगह पहुंचाएगा जहां पे शायद कभी ना आपने ना या कभी उन्होंने सोचा होगा। शायद अगर मैं खुद फेल होने से डरता तो शायद आईआईटी के एग्जाम के बाद उस कॉलेज में ना जाता, वहां ना जाता, तो शायद वो दोस्त ना मिलते जो मुझे आगे लाइफ में एक छोटा सा डायरेक्शन देते। कैट का हो सकता है एग्जाम ना देता, या हो सकता है उसके बाद बैंक का एग्जाम देके आज इस मंच पे ना खड़ा होता। मेरा हर फेलियर आगे मुझे बढ़ने में मेरी मदद करी है और मेरा हर फेलियर एक डॉट कनेक्ट करते हुए चला है जिसमें लाइफ में होता ना एक पूरा सर्कल बना है। फेल होने से कभी ना डरे। दूसरा पॉइंट है गाइस मेरा, बी कंसिस्टेंट। देखो, मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूं लाइफ में जो बहुत मेरी तरह ही बहुत खराब स्थितियों से उठते हैं। उनके अंदर वो आग होती है, पर वो होता है ना, स्टार्ट करते हैं, 2 4 5 महीने निकलते हैं आग के साथ, पर वो धीरे 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 करके वो मोटिवेशन भी कम होता रहता है और वो आग भी कम होती रहती है। गाइस, बी कंसिस्टेंट। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि ये जो आपकी जर्नी है ना, ये जो आपकी अब जिंदगी आगे की निकलेगी, ये ना एक स्प्रिंट नहीं है कि आप बोलो 200 मीटर भाग के आपकी खत्म हो जाएगी, बल्कि ये 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या हो सकता है 200 किलोमीटर की एक मैराथन है जहां पे आपको भागते रहना है। सो बी कंसिस्टेंट। कभी ना कभी हार्डवर्क पे ऑफ करता है, शायद यहां ना करे बट कहीं ना कहीं जरूर करेगा। सो बी कंसिस्टेंट। सही, थर्ड पॉइंट है, अपने पर विश्वास जरूर रखें। देखो, मेरी जिंदगी में कई बार ऐसी पॉइंट्स आए जहां पे मैंने खुद के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया था, मेरे घर वालों ने छोड़ दिया था, और वही पॉइंट ऐसे थे जब मैंने अपने लाइफ का रॉक बॉटम हिट कर। बिकॉज उसके बाद से, जिस दिन से मैंने खुद के ऊपर विश्वास करना चालू करा था ना, उसके बाद से कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अगर हो सकता है कि मैं खुद पे विश्वास करना चालू ना करता, तो हो सकता है वो इंटरव्यूअर की बात सच हो जाती और शायद मैं आज किसी किराने की दुकान पे पीछे वो छोटू का ही काम कर रहा होता। खुद पे विश्वास जरूर रखिएगा। गाइस, फोर्थ पॉइंट, सेल्फ स्टडी। देखिए, मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे देखता हूं जो आजकल पूरे पूरे दिन क्लासेस लेते रहते हैं, किसी कोचिंग सेंटर पे ऑनलाइन क्लासेस लेते रहते हैं। गाइस, अवॉइड करिए, कम से कम टाइम इन चीज़ों को दीजिए। बिकॉज पूरा दिन अगर आप पढ़ाई करेंगे तो खुद से प्रैक्टिस कब करेंगे? बिकॉज मैं बहुत बच्चे देखता हूं जो एक दिन में 8 घंटे की, 9 घंटे की क्लासेस लेते हैं, और अगर उनसे 2 हफ्ते बाद भी वही सेम चीज़ पूछ लूँ या टॉपिक पूछ लूँ जो उन्होंने क्लास में पढ़ा था, वो बता नहीं पाते। बिकॉज आपकी सेल्फ प्रैक्टिस आपके लिए जो एक होता है ना हथियार बनना चाहिए, वो आपके अगेंस्ट काम करने लग जाती है। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करिए, खुद को टाइम दीजिए, चीजें पढ़ी हैं तो उनको प्रैक्टिस करने का। और गाइस, आखिरी 5वां पॉइंट मेरा यही रहेगा, लिमिट योर रिसोर्सेस। जैसे कि मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पास पैसे की इतनी कमी थी कि मैं वो 1500 की 3 किताबें लेके आया, सेकंड थर्ड हैंड, पर मैंने उनसे प्रैक्टिस करी। मैं आजकल बच्चे देखता हूं जो 1 टीचर, 2 टीचर, 4 टीचर, 5 टीचर्स को फॉलो करते रहते हैं और वो कहीं नहीं पहुंचते। तो मैं आपको ये बहुत बड़ी, और शायद ये एडवाइस शायद आपको कोई और नहीं देगा, दैट लिमिट योर रिसोर्सेज। 10 सोर्सेज को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है गाइस, एक सोर्स को 10 बार 20 बार पढ़ो और आपको वो चीजें याद हो जाएंगी और आप इस बार डंके की चोट पे इस एग्जामिनेशन को निकालने में क्वालिफाई हो पाएंगे। गाइज, ये मेरी पूरी कहानी थी इतने सारे फेलियर्स के साथ, और कैसे मैंने वो 1500 2000 के अंदर इतनी बड़ी सफलता हासिल करी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन मेरी फेलियर्स से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा और आप कुछ हद तक रिलेट भी कर पाए होंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड टेक